हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का हमारे ये सीरीज चल रही है। ठीक है, इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द टॉपिक इस चैप्टर के हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। और उन टॉपिकों का नाम क्या है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र। और आज हमारा टॉपिक क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था। क्या है दोस्तों? वर्ण आश्रम व्यवस्था। देखिए, अब इसका हम संधि विच्छेद करें तो वर्ण आश्रम को वर्ण और आश्रम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ण एक अलग से ही हमारा है, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। और एक क्या है हमारी? आश्रम व्यवस्था। ठीक है, व्यक्ति के कार्य से संबंधित व्यवस्था को, ठीक है, व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय से संबंधित व्यवस्था को जिसमें समाज के द्वारा चार भागों में विभाजित किया गया, या फिर समाज को चार भागों में व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि समाज को किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय चुनने के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, पहली व्यवस्था कौन सी है? हम लोग ने देखे थे, पहला जो वर्ण होता है व्यक्ति का, ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा वर्ण क्या है? क्षत्रिय। तीसरा क्या है? वैश्य। और चौथा क्या है? शूद्र। ठीक है, ये चार वर्ण आपको समाज में देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में। ठीक है, और ये किस आधार पर डिसाइड होते थे? ये उनके व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। और आश्रम व्यवस्था क्या है? व्यक्ति के जीवन को, क्या है दोस्तों? व्यक्ति के जीवन को या फिर मानव जीवन को सुव्यवस्थित और संगठित बनाने के लिए, क्या है? मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं संगठित बनाने के लिए एक नियोजित व्यवस्था। क्या है? मानव जीवन को सुव्यवस्थित व संगठित बनाने के लिए एक नियोजित व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। और मानव की एक आइडियल उम्र या आदर्श आयु कितनी होती है? 100 वर्ष होती है। और इसी 100 वर्षों को चार भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? आश्रम व्यवस्था। पहला क्या है हमारा? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा क्या है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा क्या है हमारा? संन्यास आश्रम। सब 25-25 वर्ष के होंगे दोस्तों। मतलब पहला जो ब्रह्मचर्य होगा 0 से 25। ठीक है, 25 से 50 कौन सा होगा हमारा? गृहस्थ। 50 से 75 वानप्रस्थ। और 75 से 100 हमारा क्या होगा दोस्तों? संन्यास आश्रम होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या? वर्ण व्यवस्था। ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए आईएमपी टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अब ये जो वर्ण व्यवस्था, मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो वर्ण व्यवस्था का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी व्यवसाय या वृत्ति का चयन करने वाली व्यवस्था। क्या है? किसी व्यवसाय या वृत्ति, वृत्ति मतलब जीविका का चयन करने वाले ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस वर्ण की उत्पत्ति चार पांच आधार पर देखते हैं हम लोग। पहले परंपरागत सिद्धांत, या फिर इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैवीय सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? दैवीय सिद्धांत। यानी कि ब्रह्म पुरुष से ही, इससे ब्रह्म पुरुष से ही या फिर विराट पुरुष से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसका वर्णन हमको किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। मैंने आपको जब वेद पढ़ाया था, तो वेद के मैंने 10वें मंडल में कितने? 4 सूक्त बताया था मैंने आपको। नादी सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त। ठीक है, उसी में ही एक हमारा है पुरुष सूक्त। इसी में ही समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। और समाज की जो उत्पत्ति हुई है विराट पुरुष के द्वारा हुई है। ठीक है, जो सबसे पहले आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्म के मुख से हुई है। ठीक है, जो ब्रह्म पुरुष थे उनके मुख से। और क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है? उसके बाहु से, या फिर किससे? बाहु से हुई है। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा जो वर्ण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई है?
जांघ से हुई है, ठीक है, किससे, जांघों से, ठीक। और चौथा है जो है हमारा शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति किससे हुई है, पैरों से हुई है, मतलब कि विराट पुरुष के पैरों से। अब देखिए जो ब्राह्मण का जो कार्य क्या था, शिक्षा देना, पूजन और पाठन का कार्य करना था। क्षत्रिय का कार्य क्या था, राज्य की सुरक्षा करना एवं युद्ध करना। और वैश्य का काम क्या था, कृषि एवं व्यापार या उत्पादन संबंधी कार्यों को पूर्ण करना। और शूद्र का काम क्या था, शरीर की सेवा करना या ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का काम था। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत हुआ हमारा, देवी सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत क्या है दोस्तों, रंग का सिद्धांत। ठीक है, रंग के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से रंग आते हैं जैसे, और ये रंग व्यवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया गया, रघु ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा, रघु ऋषि के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जैसे श्वेत रंग जिनका होता था वो क्या होते थे, ब्राह्मण। ठीक है, लोहित लोहित रंग जिनका होता था वो होते थे क्या, क्षत्रिय। ठीक है, और जिनका रंग पीला होता था वो होते थे वैश्य। और जिनका रंग श्याम होता था वो क्या होते थे, शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते थे दोस्तों। ठीक है, ये रंग सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है हमारा कर्म सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, कौन सा, कर्म सिद्धांत के आधार पर कि जो वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की सामाजिक स्थिति का चयन उसके कर्म के आधार पर किया जाता था कि वह क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये कर्म सिद्धांत किसमें वर्णन है दोस्तों, उपनिषद में इसका वर्णन है। किसमें, उपनिषद में वर्णन है कर्म सिद्धांत का। ठीक है, तो चार मूलभूत कार्य होते थे प्राचीन काल में। ठीक है, कौन कौन से कार्य, पाठन एवं धार्मिक कार्य, मतलब पूजा पाठ वाला कार्य या धार्मिक कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता था, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा। ठीक है, अब पूजा पाठ करने के पश्चात राज्यों का संचालन भी किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता थे, क्षत्रिय वर्ग के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाओं का संचालन ये किसके द्वारा किया जाता था, ये वैश्य वर्ण के द्वारा किया जाता था। और जो अंतिम था सेवा का कार्य, मतलब सेवा कार्य, ये किसके द्वारा किया जाता था, शूद्र के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कर्म सिद्धांत, एक रंग सिद्धांत और एक है देवी सिद्धांत। अब और एक सिद्धांत है दोस्तों गुण के आधार पर। किसके आधार पर, गुण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, गुण के आधार पर देखते हैं हम लोग कि गुण, तीन प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है दोस्तों, सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण। कौन कौन से गुण, अब ये स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। गुण के आधार पर तीन प्रकार के हैं, कौन से, सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण। जो ब्राह्मण है वह कौन सा गुण धारण करता था, सात्विक गुण धारण करता था। जिसके पास सात्विक गुण होगा वो ब्राह्मण कहलाता था। जिसके पास सात्विक प्लस तामसिक गुण होगा वो कौन क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, और जिसके पास तामसिक प्लस राजसिक गुण होगा वह वैश्य कहलाएगा। और जिसके पास केवल तामसिक गुण होगा वो क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा वो, शूद्र कहलाएगा। ये किसके आधार पर हो गए, गुण के आधार पर। एक अंतिम है दोस्तों, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, कुछ विद्वान वर्ण की उत्पत्ति किसके आधार पर, जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है जन्म के आधार पर मानते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा। जन्म से ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त होता है। ये किसने बोला, ये विद्वानों ने बोला है। और इनमें वंशानुगत होता है। ये क्या होता है, ये गुण व्यवस्था वंशानुगत होती है, या जन्म व्यवस्था जो होती है वंशानुगत होती है। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, वर्ण व्यवस्था के पांच सिद्धांत, जिसमें पांच सिद्धांत के आधार पर ही वर्ण यानी कि समाज को कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में। ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे क्या, वर्णाश्रम व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे हम लोग, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम धर्म एक संस्कृत का नाम है। ठीक है, जो भारतीय समाज की विभाजनकारी रचनाओं को
दिया गया है। ठीक है, वर्ण आश्रम एक संस्कृत शब्द है जिसका सिंपल सा अर्थ होता है क्या, भारतीय समाज में जो विभाजनकारी संरचना होती है, ठीक है, व्यक्ति के जीवन से संबंधित, उसी को ये क्या, उसी को ये परिभाषित या समझाने का कार्य करता है क्या, वर्ण आश्रम व्यवस्था। अब देखिए, अब जो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमें किससे मिलती है, जबालो उपनिषद से मिलती है। ठीक है, आपको मैंने उपनिषद बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक, कहाँ पे, जबालो उपनिषद से ही हमें वर्ण आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब जो व्यक्ति का जीवन होता है, अभी मैंने बताया था आश्रम व्यवस्था की डेफिनेशन क्या थी, कि व्यक्ति के जीवन को क्या है, मानव जीवन को क्या सुव्यवस्थित एवं संगठित बनाने के लिए एक नियोजित व्यवस्था का नाम ही क्या है, आश्रम व्यवस्था। क्या, मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं संगठित बनाने वाली व्यवस्था का नाम ही क्या है, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, मानव के जीवन को, मानव के जीवन की आदर्श आयु कितनी मानी गई है, 100 वर्ष मानी गई है। और इसी 100 वर्ष को 25-25 वर्ष में विभाजित करके 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। पहला आश्रम कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसे चिया छात्र जीवन आश्रम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आश्रम क्या है हमारा, गृहस्थ आश्रम, इसे गृहस्थ जीवन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आश्रम कौन सा हमारा, वानप्रस्थ आश्रम, या इसे सेवानिवृत्त जीवन भी कहा जाता है। ठीक है, और जो चौथा आश्रम है उसे संन्यास कहा जाता है। इसमें क्या होता है, भक्तिपूर्ण रूप से मानव क्या किससे जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, या फिर मोक्ष प्राप्ति के वह तरीकों को ढूंढने का काम करता है। ठीक है, आइए अब हमारा पहला आश्रम देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, इसकी जो आयु सीमा होगी 0 से लेकर के 25 वर्ष तक है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म के उपरांत शिशु, जन्म के उपरांत शिशु से युवा अवस्था तक मनुष्य कई प्रकार के ज्ञानों को अर्जित करता है इसमें। ठीक है, कहाँ से, जन्म से लेकर के शिशु, मतलब कि जन्म से लेकर के युवा अवस्था तक के मानव कई प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता है, जिसमें वह बोलना सीखता है, व्यवहार सीखता है और विद्या अर्जन करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 4 संस्कार होते हैं विद्या के लिए। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के लेक्चर में मैंने आपको विद्या या शिक्षा से संबंधित 4 संस्कार बताए थे। कौन कौन से, विद्यारंभ संस्कार, ठीक है, या इसी को अक्षर आरंभ संस्कार भी बोलते हैं। दूसरा संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार। ठीक है, तीसरा संस्कार क्या था, वेदारंभ संस्कार। और चौथा संस्कार क्या था दोस्तों, समावर्तन सिद्धांत। ठीक है, तो आप हमारे पूर्व के लेक्चरों को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है, पूर्व के लेक्चर को जाके आप देख सकते हैं, जिसकी आराम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम करते थे किसमें, ब्रह्मचर्य आश्रम में। ठीक है, अब प्राचीन काल में जो ब्रह्मचर्य के समय बालक गुरुकुल में जाकर के विद्या ग्रहण करते थे, कहाँ पर, गुरुकुल में जाकर के। ठीक है, जहां उन्हें किसकी शिक्षा दी जाती थी, धर्मशास्त्रों की। मैंने आपको बताया था धर्मशास्त्र कितने प्रकार के, 6 प्रकार के हैं, जिन्हें हम स्मृतियां भी बोलते हैं। कौन कौन सी स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति। साथ ही वेदों का अध्ययन करते थे। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका वो ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, अनुशासन व आज्ञाकारिता का गुण, आज्ञाकारिता का गुण उनमें क्या होता है दोस्तों, विद्यमान होने लगता है, या फिर उनमें आज्ञाकारी का गुण की क्या होने लगती है, अनुभूति होने लगती है, कि वह शिक्षा अर्जित करते हैं, अनुशासित जीवन यापन करते हैं और दूसरों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ठीक है, अब इस ब्रह्मचर्य आश्रम में, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते हैं इसमें, अब देखिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम एक पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं, उस पुरुषार्थ का नाम क्या है, धर्म। ठीक है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 में से जो धर्म है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी धर्म को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में इसके 2 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, उपकुरवाण, उपकुरवाण मतलब कि 25 वर्ष की आयु के बाद भी
ठीक है, गृहस्थ जीवन में जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है उसे ही उपकुर्बान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कब 25 वर्ष की आयु के पश्चात जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं, उपकुर्बान। और दूसरा क्या है, नैष्ठिक। नैष्ठिक क्या है, अंतःवासी, गुरु के पास रह करके। मतलब कि 25 वर्ष की आयु तो पूर्ण हो रही है आपकी, लेकिन आप गुरु के पास ही हैं। यदि आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है और 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है आपकी, फिर भी आप गुरु के पास उनके आश्रम में रुककर आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ठीक है, वो क्या कहलाता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। इसी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को दोस्तों 2023 के मेंस के पेपर में पूछा था, हिस्ट्री वाले सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये आईएमपी हो जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको ब्रह्मचर्य जीवन क्या होता है। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य जीवन में क्या क्या करते हैं हम लोग, तो सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताया। एक तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण के पश्चात शारीरिक व आध्यात्मिक विकास करते हैं। युवा जो हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए एक तैयारी करते हैं। ठीक है, प्रत्येक आश्रम आपको, यानी कि स्टार्टिंग के 3 आश्रम आपको अगले आश्रम में प्रवेश करने के लिए क्या देता है, एक शिक्षा देता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा आश्रम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गृहस्थ आश्रम, जो 25 से प्रारंभ होकर के 50 वर्ष की आयु तक चलता है दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के पश्चात शिक्षा व दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब एक व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से समाज में ढलने के लिए परिपक्व हो जाता है, वो किस आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है दोस्तों, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात वह 3 वर्ग की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। किसकी प्राप्ति के लिए, 3 वर्ग की प्राप्ति के लिए। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है क्या दोस्तों, काम। ये 3 वर्ग की प्राप्ति के लिए वो कार्य करता है। धर्म, धर्म का अर्थ क्या होता है, धार्यति इति धर्मस्य, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और मनु ने, जो प्राचीन काल में हमारे 14 मनु हुए हैं, उन्हीं में से किसी एक मनु ने 10 प्रकार के धर्म की व्याख्या की है, या 10 प्रकार के धर्म का वर्णन किया है। ठीक है, अब वो धर्म कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा और शांति। ये प्रमुख धर्म है जो प्रत्येक मानव को अपने जीवन में धारण करने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप इनको धारण कर लिए और आप अहिंसा कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन धर्मों को स्वीकार किया लेकिन आप अशांति फैला रहे हैं समाज में, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये किसने कहा है, मनु ने कहा है। ठीक है, ये 10 प्रकार के धर्म होते हैं और मनु ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इन 10 धर्मों का अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में उनका पालन भी करना चाहिए। ठीक है, अर्थ क्या होता है कि जीविका उपार्जन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए जो हम व्यवसाय या कार्य करते हैं, वही क्या है, हमारा अर्थ है। और इसका वर्णन किसमें है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में वर्णन है इसका। ठीक है, अब तीसरा वर्ग क्या है, हमारा काम, मतलब कि रति सुख की प्राप्ति या भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, काम बोलते हैं। और काम कब किया जाता है दोस्तों, जब व्यक्ति का जब विवाह संस्कार होता है उसके पश्चात ही काम की प्राप्ति की जाती है। या फिर इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, काम कहलाते हैं। अब इसका वर्णन कहाँ पर है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, वात्सायन जी की किताब है कामसूत्र। कामसूत्र में ही काम का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आपको ये 3 वर्ग समझ में आए होंगे, गृहस्थ जीवन में हम किन किन की प्राप्ति करते हैं, 3 वर्ग, ऋण और पंच महायज्ञ का आयोजन करवाते हैं इस गृहस्थ जीवन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, पंच महायज्ञ। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे हम लोग, पंच महायज्ञ। ठीक है, देखिए, पंच महायज्ञ का आयोजन ये सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको केवल नाम नाम ही बताते जाऊंगा। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में कब देखेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा पंच महायज्ञ या फिर यज्ञ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पंच महायज्ञ, सबसे पहला हमारा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ।
अब ब्रह्म यज्ञ में क्या करते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। अब इसमें वेद, पुराण, ब्राह्मण आदि का अध्ययन करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण आदि का अध्ययन करने के पश्चात ही ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति होती है, या फिर ब्रह्म यज्ञ पूर्ण होता है। कब पूर्ण होता है, जब हम वेद, पुराण, ब्राह्मण आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देव यज्ञ। अब देव यज्ञ होता क्या है, इसमें हम इष्ट देव की क्या करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं या फिर पूजा करते हैं। किसकी, इष्ट देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, या फिर उसकी आराधना करते हैं। वही क्या है हमारा, तभी हमारा जो यज्ञ होता है देव यज्ञ पूर्ण होता है। ठीक है, उसके पश्चात कौन सा यज्ञ हमारा, पितृ यज्ञ। इसमें क्या है, परिवार के जो मृत शरीर या मृत सदस्य हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो हम पिंड दान करते हैं। ठीक है, पिंड दान करने के पश्चात ही पितृ यज्ञ होता है, या फिर जीवित माता पिता की सेवा करके, जीवित माता पिता की सेवा करके पितृ यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, और चौथा यज्ञ है हमारा भूत यज्ञ। अब इसमें क्या है कि भोजन पकाते समय अग्नि को भोजन का प्रथम भाग अर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर हम लोग जो भोग लगाते हैं उसी को पूर्ण करने के पश्चात ही भूत यज्ञ की आहुति होती है। ठीक है, और पांचवा यज्ञ है हमारा क्या, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ कब होता है, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता था, उसको हम सम्मान देते थे। ठीक है, गेस्ट आता है उसको आदर पूर्वक बैठाते थे, चाय पानी अन्न जल ग्रहण आदि के बारे में पूछते थे उससे। ठीक है, सम्मान देने के पश्चात ही अतिथि यज्ञ पूर्ण होता था। ये तो 5 महायज्ञ हमको किसमें करने हैं, गृहस्थ जीवन में। साथ ही गृहस्थ जीवन में हमको 3 प्रकार के ऋणों 3 प्रकार के ऋणों का भुगतान भी करना है। ठीक है, या 3 प्रकार के ऋणों का भुगतान करना है। अब वो 3 ऋण कौन-कौन से हैं दोस्तों, आईएमपी है, देव ऋण। ठीक है, देव ऋण के पश्चात ऋषि ऋण, और ऋषि ऋण के पश्चात है हमारा कौन सा, पितृ ऋण। ठीक है, अब देव ऋण की पूर्ति या भुगतान कैसे करते थे आप लोग, कैसे करते थे उस जमाने में, तो यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ एवं देव जो देवताओं की स्तुति का अनुसरण करके, ये किसकी, देवताओं की स्तुति का अनुसरण करने के पश्चात ही देव ऋण की पूर्ति होती थी, या फिर देव ऋण का भुगतान होता था। दूसरा ऋण है हमारा कौन सा, ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण कैसे, जो ऋषि द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता था, कहाँ, गुरुकुल में। ठीक है, उसी ज्ञान को प्रसारित करके, या फिर उसी ज्ञान को हम दूसरे व्यक्ति को या चौथे व्यक्ति को बता करके हम ऋषि ऋण से मुक्त होते थे। और तीसरा ऋण है हमारा पितृ ऋण, कि जब हम अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं तब इस ऋण की क्या होती है, पूर्ति होती है। ठीक है, संतान उत्पत्ति करने के पश्चात ही ऋषि ऋण को पूर्ण किया जाता था, या फिर ऋषि ऋण का भुगतान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा गृहस्थ जीवन हमको क्या क्या करना है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। 3 वर्ग की प्राप्ति करनी है आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके बाद 3 ऋणों की प्राप्ति करनी है आपको, ये 3 ऋणों का भुगतान करना है, और पंच महायज्ञों का आयोजन करना है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट आश्रम में दोस्तों, क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वनवासी। ठीक है, व्यक्ति। अब वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक दायित्वों को कम कर धर्म कर्म में अपना अधिक समय व्यतीत करता है। कहाँ पर, वन में निवास करते हुए व्यक्ति सांसारिक दायित्वों को, मतलब जो भी उसके उत्तरदायित्व होते हैं उनको, उनका जो बोझ होता है उसको कम करता है। और कम कैसे करता है वो, धर्म और कर्म के माध्यम से। ठीक है, कि वो 10 प्रकार के जो भी हमारे धर्म हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया था कौन कौन से धर्म है हमारे, ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति। इनका पालन करके, और कर्म मतलब कि अच्छे कार्यों को करके, मनसा वाचा कर्मा। ठीक है, मन वाणी और कर्म से ही अच्छे कर्म करना ही क्या कहलाता है, हमारा कर्म कहलाता है। ठीक है, ये कार्य करता था वो। अब जो वानप्रस्थ आश्रम है, जीवन का तीसरा चरण है, जो 50 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक चलता है। ठीक है, इस चरण में व्यक्ति
तब प्रवेश करता है जब वो शारीरिक रूप से क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ठीक है, यह संसारिक जीवन से आंशिक सेवानिवृत्ति की अवस्था है। वानप्रस्थ कैसा है दोस्तों, संसारिक जीवन से आंशिक सेवानिवृत्ति की व्यवस्था है। ठीक है, अब क्या करता है वो, अब इसमें कार्य क्या करता है वो, युवा पीढ़ी से अपने अनुभवों को साझा करता है। क्या करता है व्यक्ति, युवा पीढ़ी से अपने अनुभवों को साझा करता है और उन्हें एक अच्छे व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है। क्या बोलता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, आप मेरे अनुभव से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आप उन्हीं ज्ञान को अपना करके अपने जीवन में आप एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इस दौरान व्यक्ति व्यस्तता को दूर रहकर शांति में अधिक समय बिताता है, कि वह जब जब तक वह गृहस्थ जीवन में रहता है, पूरे सामाजिक कर्मकांड रीति रिवाजों से वह क्या रहता है, युक्त रहता है। लेकिन इसी वह कर्मकांड से मुक्त होने के लिए वह वन की ओर गमन करता है। जब वो वन की ओर गमन करता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और वन में जाकर के वह एकांत में रह करके शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और सांसारिक दायित्वों को कम करता है, और साथ में वह युवाओं को प्रेरित करता है कि वह धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को जिए। ठीक है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये वानप्रस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हमारा कौन सा अगला आश्रम है, संन्यास आश्रम। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा अगला आश्रम, संन्यास आश्रम। अब ये जीवन का अंतिम चरण है संन्यास आश्रम। ठीक है, इस दौरान व्यक्ति धन, अर्थ, भौतिक सुख इत्यादि को त्याग करके क्या ग्रहण करता है, संन्यास ग्रहण करता है। ठीक है, क्या ग्रहण करता है, संन्यास ग्रहण करता है। इस समय व्यक्ति परिव्राजक, भिक्षु, परिव्राजक, भिक्षु और यति का जीवन जीता है। ठीक है, इन तीनों ये किसी का भी जीवन जीता है। अब इसमें इस आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, किसकी प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब ये मोक्ष की प्राप्ति, तीन मार्ग बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कौन कौन से, मैंने आपको बताया था, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और तीसरा मार्ग कौन सा है दोस्तों, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और तीसरा है हमारा, सॉरी दोस्तों अभी रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन इन तीन, हाँ, और तीसरा है कर्म मार्ग। ठीक है, इन तीन मार्गों से ही मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो इन तीनों मार्गों का वह अनुसरण करता है। ज्ञान मतलब कि सत्य की प्राप्ति के लिए वह वन में निवास करता है। भक्ति मतलब कि श्रद्धा और समर्पण के भावना से वह देवताओं के प्रति क्या रखता है, समर्पण रखता है। ठीक है, कर्म कि वह दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए वह अपने जीवन को समर्पित करता है। ठीक है, कर्म मतलब अच्छे कार्य करता है वो, मन से और वाणी से, मन एवं वाणी से अच्छे कार्य करके वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। और मोक्ष क्या है दोस्तों, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है, मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा संन्यास आश्रम। अब संन्यास आश्रम में जो मोक्ष है, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हमारे षड दर्शन है। ठीक है, षड दर्शन का अनुसरण करके भी आप, कितने, 6 दर्शन है हमारे, न्याय मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और मीमांसा, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेदांत बोलते हैं। ठीक है, इन इन षड दर्शन में से किसी भी एक दर्शन का अनुसरण करके आप इन तीन मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये जो आश्रम व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है, आश्रम व्यवस्था 0 से लेकर के 100 वर्ष तक के चलते हैं। अब इन आश्रम व्यवस्था, मैंने बताया था, मानव के जीवन को सुव्यवस्थित एवं संगठित रूप से, मानव के जीवन को सुव्यवस्थित एवं संगठित बनाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आश्रम। और ये 0 से लेके 100 वर्ष तक के चलती है। अब इस आश्रम व्यवस्था के कुछ तो उद्देश्य होंगे ना, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, आयु आधारित, आयु आधारित निश्चित उद्देश्य, कि प्रत्येक आयु में
कि 25 वर्ष में व्यक्ति क्या करेगा, 25 वर्ष में वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, गृहस्थ में क्या क्या कार्य करेगा, वो 3 प्रकार के ऋण, ठीक है, 5 प्रकार के महायज्ञ और 3 वर्गों की प्राप्ति करेगा, ठीक है। संपूर्ण विकास को सुविकास करता है, मतलब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को क्या करता है, बल प्रदान करता है, ठीक है। दायित्वों का निर्धारण करता है कि वो किस आश्रम में किस कार्यों को वह पूर्ण करेगा, ये दायित्वों को पूर्ण करने का कार्य है, ठीक है। और पुरुषार्थ को प्राप्त करता है इसमें, मैंने आपको बताया था गृहस्थ जीवन में 3 प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है, वो धर्म, अर्थ, काम, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। और जो अंतिम पुरुषार्थ होता है संन्यास आश्रम में, वह अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है, ठीक है। ये है हमारे क्या आश्रम व्यवस्था के दोष या आश्रम व्यवस्था के उद्देश्य हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। और हमारा उद्देश्य क्या है दोस्तों, मई के लास्ट तक के आपको हमारे यूट्यूब चैनल में प्रीलिम्स का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सारे सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज फॉर्म में लेक्चर आएंगे, ठीक है। और इन्हीं लेक्चरों को आप फॉलो करके दोस्तों अपना स्कोर 85 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसका होगा, पुरुषार्थ का होगा, ठीक है। पुरुषार्थ के साथ साथ हम लोग इसमें दो टॉपिक ले लेंगे, पुरुषार्थ प्लस ऋण ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। देखिए, अब आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल, एमपीपीएससी क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट, ठीक है। इसमें आपको हमारी सारी क्लास की जो पीडीएफ्स हैं वो कंपाइल फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।